अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स डायरी। उर्दू नावल डायरी प्रेजेंट्स उर्दू नावल फिगारे इश्कम, राइटर जोया शाह। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स। फिगारे इश्कम। अशीक, कहाँ हैं आप? उसकी समात में जैसे ही उसकी आवाज़ पड़ी, ठंडे फर्श पर पड़े उसके वजूद ने हरकत की थी। वो कांपते हुए हाथ को दरवाजे की तरफ बढ़ा गई थी, मगर उसके पैर सुन्न हो चुके थे। ठंड की वजह से वजूद सफ़ेद पड़ चुका था। सोचने समझने की सलाहियत से वो महरूम हो रही थी। ठंड उसके दिमाग को, उसके जिस्म को अपनी पनाह में ले चुकी थी। हाथ की मुट्ठी बनाकर वो ठंडे फर्श पर टिकाती उठने की कोशिश करने लगी। शाह! उसके लब थर थराते, मगर आवाज़ ने उसका साथ देने से इनकार किया था। वो दीवानावार हर दरवाजे पर रोक कर उसे ढूंढ रहा था, मगर हर बार ही उसे मायूसी हो रही थी। चारों तरफ देखकर वो मायूस हुआ और वापस जाने के लिए पलटा था। जब उसके कदम ठहरे थे, उसने संजीदगी से अपना पैर पीछे लिया था। उसका नीचे गिरा पैंडेट देखकर वो रुका था, जिसके पैर के नीचे आया था और शायद टूट भी गया था। उसने सपाट नज़रों से उसे उठाकर देखा और आसपास देखा था। वो कांपती हुई आंखें बंद कर थी। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी सर्दी की वजह से। वो कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे के सामने रुका था। उसका दिल तेज से धड़कता। एंजल! उसने दरवाजे पर हाथ रखकर सपाट नज़रों से उसके पैंडेट को देखा, फिर अचानक सख्ती से दरवाजे पर हाथ मारते बोला था। बर्फ बनी अशीक के लब थरथराए। उसने उसकी आवाज़ ज़रूर सुनी थी, मगर सर्दी की वजह से उसका पूरा वजूद शाल पड़ गया था। अशीक, क्या आप अंदर हैं? जवाब दें। वो दोबारा दरवाजे पर हाथ रखता बोला था। उसका दिल न जाने क्यों इतनी शिद्दत से धड़क रहा था। बगैर परवाह किए उसने दरवाजे को जोरदार धक्का लगाकर खोला था। सामने ही वो उसके कोट को मुट्ठी में बेंचे फर्श पर गिरी हुई नजर आई थी। वो तेजी से उसके जाने बढ़ा था। उसके हाथ को छूते हुए वो शाल हुआ। उसके हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे थे। उसे जल्दी से उठाता हुआ वो बाहर निकला था। फ्लैश लाइट की रोशनी में उसने उसका सफ़ेद पड़ा चेहरा देखा। उसका दिल तेजी से धड़का। वो उसे उठाया जल्दी से बाहर की जाने बढ़ा था। चौकीदार ने परेशानी से उनको देखा था। वो दीवाना बार बार एक हाथ से उसका चेहरा थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो आंखें नहीं खोल रही थी। वो चौकीदार को शुक्रगुजार नजर से देखता, अपनी गाड़ी की बैक सीट का दरवाज़ा खोलता, उसे बैक सीट पर लिटा गया। उसने संजीदगी से अपने बाजू से बहता खून देखा। शायद उसके बाजू के स्टिचेस खुल गए थे उसे उठाने की वजह से। वो करख्त नज़रों से अपने बाजू से बहता खून देखता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को तेज़ स्पीड से अपने घर की जानिब दौड़ाया। उस वक्त अपनी कोठी पर रियाज बैग सुकून से ख्वाब खरगोश की नींद सो रहा था जब उसके फ़ोन ने बजना शुरू किया। वो बेमज़ा होकर फ़ोन उठाकर कान से लगा गया। क्या बकवास कर रहे हो? दूसरी तरफ की बात सुनकर वो तनफन करता उठ बैठा था, लेकिन वो कनाडा में था। बेवकूफ़, वहाँ से मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम कैसे बचाने आ सकती है? रियाज बेफुंकारा। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर नहीं थे, ना ही उनका यूनिफॉर्म मिलिट्री ऑफिसर्स वाला था। वो खुद मशकूक लग रहे थे। मैंने ऐसा स्याह मशकूक हुड वाला लिबास आज तक नहीं देखा। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। क्या स्याह हुड वाला लिबास? रियाज बेग सोच में पड़ा। अब तक होने वाले तमाम वाक़यात उसके दिमाग में घूमने लगे। नेट रोका, रुक जाना, अकाउंट से पैसे गायब होना वगैरह। और सर, वो इन लोगों को रेड रूम्स ट्रांसफ़र की भी बात कर रहा था। रेलबैग को पसीने छूटे थे। ठीक है, तो तुम फ़ोन रखो, वो हकलाते हुए कहकर काल मुनक़ता करता जल्दी से बेड से उतरा और तेज़ी से अपनी गाड़ी की चाबी उठता बाहर निकला था। उसकी नींदें उड़ गई थी और अब न जाने आधी रात को उसे कौन सी दौड़ने लगी थी। उसे फायर प्लेस के सामने सोफे पर लेटाते हुए वो फायर प्लेस में आग जलाकर बेड से ब्लैंकेट लेकर उस पर डाल गया। वो ब्लैंकेट को मुट्ठी में भींचती कांप गई। मुतज़ब्ज़ब नज़र से उसे देखता वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला और किचन में उसके लिए गर्म कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ हुआ। जब उसके फ़ोन की रिंग टून बजी। लूसीफर, उन लोगों को रेड रूम्स ट्रांसफ़र कर दिया। वो पहले डरे हुए कह रहे हैं, सब के नाम बता दें, क्या करना है? उन्हें मौत की आखिरी हद तक टॉर्चर करो। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि कितनी बड़ी गलती की है। आज उन्होंने उंगलियां काट दो, बेशक हाथ काट दो, पैर काट दो, मगर उन्हें जिंदा रखो। कल उनका लाइव टेलीकास्ट उनके मालिक देखेंगे और सोचेंगे, मेरे वतन की तरफ और मेरी फैमिली की तरफ मैली आंख से देखने का नतीजा किस कदर भयानक निकल सकता है। वो फ़ोन पर गिरफ्त मजबूर करता करख्त लहजे में बोला, ओके। मैक्स ने कॉल मुनक़ता की थी। वो लंबा सांस हवा के सपुर्द करता कॉफ़ी का कप उठाए तेज़ कदमों के साथ अपने कमरे की जाने बढ़ा। वो ब्लैंकेट में भी थर थर काँप रही थी।
अंजल उठे, ये पी लें, सर्दी कम हो जाएगी। उसे सहारा देकर उठाता हुआ वो सपाट लहजे में बोला। वो थोड़ी सी आंखें वाह करते हुए उसके कंधे पर सर टिका गई थी। उसके सफ़ेद लब थर थरा रहे थे। उसने उसका ठंडा हाथ थामते हुए कप उसके थर थराते होंठों से लगाया था। वो छोटे छोटे घूंट भरते गर्म कॉफ़ी को हल्के में उंडेल रही थी। आधा कप पीकर उसने हाथ से उसे इशारा किया था। वो कप साइड पर रखता, उसके करीब बैठता, उसका सर अपने कंधे पर टिकाता, उसके हाथ की हथेली को अपने मजबूत हाथ से रगड़ने लगा। वो सर को हौले से गिराती हुई आंखें बंद करने लगी। अंजल, होश में रह प्लीज़। उसके चेहरे को हल्का सा थप थपाता वो फिक्रमंदी से बोला। शीख ने आंखें वाह की थी। हमें बहुत सर्दी लग रही है, हम मर जाएंगे। वो धीमे लहजे में बोल उड़ाए, जबकि उसके ये अल्फाज उसके दिल से धड़कन और सांसों को खींच चुके थे। ऐसा सोच भी कैसी सकती हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको। उसके हाथ को अपनी हथेली से रगड़ता वो करख्त लहजे में बोला। वो धीमी सी मुस्कुराई थी। इतना प्यार क्यों करते हैं आप हमसे, शाह? उसके दूसरे हाथ को थमाता वो एक पल को साकात हुआ, फिर संजीदगी से उसके हाथ को अपने हाथ में लेता उसकी हथेली को धीरे से अपने हाथ से रगड़ने लगा। बोले, वरना हम सो जाएंगे। वो जिद करते हुए मैंने मिनाई और वो संजीदगी से उसे देख रहा था। ये कौन सा वक्त है जिद का? वो सपाट लहजे में बोला। वो फिर से मुस्कुराई थी। उसके चेहरे पर अपने लिए इस कदर फिक्र देखकर वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। इतना प्यार करता था वो आखिर उससे। हम कल यूनी नहीं जा पाएंगे श्री। वो हल्की सी मुस्कुराई थी। आपको इस वक्त यूनी की पड़ी है? सीरियसली? वो संजीदगी से बोल रहा था। वो इस बार गहरी मुस्कुराई थी। एक बात बोले हम श्री, हम। वो संजीदगी से बस इतना ही बोल रहा था। हम ना बहुत प्यार करते हैं आपसे। वो एक पल को साकित हुआ और सपाट नज़र से उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा था। नीम व आंखों से उसके हसीन नकूश चेहरे को गहरी नज़र से देख रही थी। हमें नींद आ रही है। वो संजीदगी से उसे सोफे से उठा चुका था। उसे बेड पर लेटाते हुए उसने उस पर ब्लैंकेट दुरुस्त करके डाला। हमारे पास रहे। वो उसका हाथ पकड़ती हुई सरगोशी करते बोले, बस 5 मिनट। उसकी पेशानी पर बिखरे बाल पीछे करता और फिर मुहब्बत से उसकी जगह लब रखता हुआ बोला। वो मुस्कुराए। वो संजीदगी से फर्स्ट एड किट लेकर वहाँ से बाहर निकला था, क्योंकि इस वक्त उसकी ब्लैक शर्ट तकरीबन खून से भर गई थी। शर्ट उतारकर उसने नीचे डालता हुआ वो मिरर के सामने और बाजू की बैंडेज करने में मसरूफ़ हुआ। जब उसके फ़ोन की बेल दोबारा बजी, वो उन फ़ोन स्पीकर पर करता हुआ दोबारा बैंडेज करने में मसरूफ़ हुआ था। शाबिर, तुम ठीक हो? हमें इतला मिली तुम पर अटैक हुआ है। जनरल की पेशेमा आवाज़ सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया था। ऑफ कोर्स सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत हूँ। वो तअस्सुफ़ से झूठ बोल चुका था। शाह, मैंने तुमसे पहले कहा था, जिस काम में तुम पड़ चुके हो वो खतरे से खाली नहीं है। वो लोग तुम पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। तुम क्यों नहीं समझते? मैं जानता हूँ तुम्हें गोली लगी है, मगर तुम्हें तो एहसास नहीं है खुद का, ना अपनी फैमिली का। अपने साथ तुम उस लड़की की जान भी खतरे में डाल रहे हो। बैंडेज करता उसका हाथ साकित हुआ था। आप शायद ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। यह भी तलख हकीकत है। वो संजीदगी से जख्म पर एनमेंट लगाता बोला। उसे कुछ वक्त के लिए खुद से दूर करो। इनफैक्ट मैं कहूँगा उसे कहीं छुपा दो। वो लोग अच्छे से जानते हैं वो तुम्हारी कमज़ोरी है। वक्त पहले सा नहीं है। तुम अकेले हैंडल कर सकते, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? क्या तुम इतना बड़ा बोझ दिल पर लेकर जी पाओगे? वो सपाट नज़रों से आईने में अपना अक्स देखता रुका था। आप ठीक करें, मैं कल ही उसे यूनाइटेड स्टेट भिजवा रहा हूँ। वहाँ वो सेफ रहेगी। वो कुछ देर खामोशी की बात बोल रहा, लहजे में दुनिया जहाँ की सर्द मोहरे थी। लेकिन वो अकेली कैसे रहेगी? क्या तुम मुझसे मना लोगे? वो मुझसे वादा कर चुकी है। वो हर सूरत में अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और मैं शायद इस वादे का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। वो संजीदगी से बोला था। जैसे तुम्हें बेहतर लगे मेरे लिए, तुम मेरी औलाद जैसी हो। मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ, खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। क्या करना चाहते हो अब? वो बैंडेज करने के बाद कबर्ड से ग्रे कलर की शर्ट निकालता, उसे सीधा करता, अपने कमरे से निकल गया। जनरल से बात करते हुए, सुंदरा बेटे, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आफरीन बेगम जो किचन से पानी लेने आई थी उसे लॉन्ज में सोफे पर लेटे देखकर चौंकी थी। वो टपटा कर उठी थी। वो तो हर्ब से नाराज़ होकर यहाँ आई थी। उसे क्या पता था आफरीन बेगम उसे यहाँ देख लेगी। वो नजर झुकाती उंगलियाँ चटकाते लगी। उसके पास जवाब जो नहीं था। बेटा कोई बात है तो मुझे बताओ। उसके हाथ को थामती आफरीन बेगम ने पशेमान लहजे में पूछा। वो अपनी माँ को इस तरारे नज़रों से देखकर उन्हें गले लगा। अम्मी हरब ने मुझ पर और शाहवीर भाई पर इल्ज़ाम लगाया, मुझे करैक्टर लेस का। भाई शायद इसी से घर छोड़ गए। वो रोती चली गई। आफरीन बेगम ने उसके बिखरे बाल सहलाते हुए उसकी सारी बात सुनी, लेकिन बाद में उन्हें सम्मा जाके वो गलत हैं, इसलिए वो हमसे मुआफ़ी मांग रहे हैं।
मगर हम माफ़ नहीं कर रहे। जूनी ने गाल से आंसू साफ करते हुए हिचकी ली। आफरीन बेगम ने उसे सोफे पर बिठाया और उसके पास बैठ गई। बेटा एक बात कहूँ, जब आपका और आपका निकाह हुआ था तब आपने उसके साथ जो कुछ किया, उसे जो कुछ सुनाया, क्या उसकी माफ़ी मांगी आपने उससे? जुनेरा ने चौंक कर आफरीन बेगम को देखा, फिर लब भींच कर नजरें झुका गए। गलती सबसे होती है। आपने उस पर हाथ तक उठाया, उसने भी उठाया शायद, लेकिन आपने अपने किए की शायद माफ़ी नहीं मांगी। मगर वो मांग रहा है। आपको ज़िंदगी साथ गुजारनी। मेरे बच्चे ऐसी बातों को चुटला नहीं सकती। तो मिल बैठकर हाल ढूंढो। वो वहाँ है, आप यहाँ हो। ऐसे तो किसी मसले का हल नहीं निकलेगा। जुनेरा ने सर को धीरे से हिलाया था। जाओ मेरी बच्ची, आप समझदार हो, अपने जहन से सोचें। जी अम्मी। वो आफरीन बेगम का हाथ थामती उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई थी। शहनशाह साहब से बात करनी होगी, वो ही शाहवीर को वापस ला सकते हैं। आफरीन बेगम सोचते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई थी। घड़ी रात के 2:30 बजा रही थी। वो संजीदगी से सोफे पर बैठा उसे देख रहा था, जो नींद में अभी तक हल्का हल्का कांप रही थी। उसके दिलो दिमाग में इस वक्त जंग चल रही थी और दिल हारने का नाम नहीं ले रहा था। वो कैसे उसे खुद से दूर भेजता, यही सोच सोचकर वो परेशान था। कैसे दूर कर सकता हूँ आपको खुद से एंजल। वो गहरी नजर से उसे देखता खुद से बोला, फिर उठा और उसके पास आया। उसके ठंडे चेहरे को अपने गर्म हाथ की पोछ से छुआ। वो गर्माइश महसूस करती उसका हाथ नींद में अपने चेहरे से लगाकर उसके हाथ पर ही सर रख गई थी। वो बेमिसा मुस्कुराया था। मैं सब ठीक कर दूंगा इंशाअल्लाह, और फिर आपको अपने पास वापस ले आऊँगा। मुझे माफ़ कर देंगे ना आप, मैं खुद से दूर भेजने लगा हूँ आपको। वो धीमे लहजे में बोला। वो नींद में कस मसाई थी। अपने हाथ को आहिस्ते से वापस लेते हुए उठा था, मगर वो उसका हाथ पकड़ गई थी। वो संजीदगी से पीछे मुड़ा था। जो आंखें वाकई उसे देख रही थी, उसका हाथ अब भी बर्फ जितना ठंडा था। एक जाने वो परेशान था, क्या उसने सब लिया था जो कुछ उसने कहा था? आप सोई नहीं? वो उसके करीब बैठा, उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए नरमी से बोला। वो धीरे से सर को नाम में हिलाती उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम गई। हमें बहुत डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है आप हमें खुद से अलग कर देंगे। आप ऐसा कभी मत करना। उसके कंधे पर सर रखती वो धीमी आवाज़ में बोले। उसने सर आह भरते हुए आंखों को बंद किया था। ऐसा कभी नहीं होगा आशिक। उसके चेहरे को थमता सपाट लहजे से बोला था। आप हमें एंजल बुलाया करें। जब आप हमें आशिक कहते हमें लगता है आप हमें पराया कर रहे हैं। वो उदास लहजे में बोली थी। शाहवीर के दिल ने एक बीट मिस की थी। वो कर भी तो यही रहा था। सपाट नजर से उसके चेहरे को देखता हुआ वो दिल ही दिल में खुद को कूस रहा था। आप परेशान ना हुआ करें। जब आप परेशान या गुस्सा होते हैं हमें बहुत डर लगता है आपसे। वो उसका चेहरा थामती मासूमियत से बोली। उसकी नीली आंखों ने तासुफ सी नज़र से उसकी ग्रीन आंखों को देखा था। वो दिल का था कितनी बार मजबूर हुआ था। मैं अपनी एंजल को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यहाँ तक कि गुस्से में भी नहीं। मेरा सुकून है आप। वो मुबीम सा मुस्कुराता हुआ बोला। वो मुस्कुराई थी। शाहवीर ने संजीदगी से उसे देखा, जो गहरी नज़र से उसे देख रही थी। क्या हुआ? वो उसे देखते हुए बोला। वो हल्की सी मुस्कुराती उसके करीब होती उसके लबों पर लब रख चुकी थी। अब वो अपने दिल के हाथों से बेहद मजबूर हुआ था। आंखें मेचता हुआ वो उसके बालों में उंगलियां उलझाया वो उसे बेहद करीब कर चुका था। एक आंसू उसकी नीली आंखों से टूटा था। मीटिंग रूम का दरवाज़ा धाड़ से खुला था। रियाज बेग सटपटाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। अनीस मलिक और इब्रार बुगटी समेत उनके बाकी साथियों ने उसे घूरा था, जो मुंह उठाए ही वहां आ पहुंचा था। क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? अबरार बुगटी ने उसे देखते हुए पूछा था। तुम्हारे आदमी ने कहा था ना, वो मामूली 2 कौड़ी का मिलिट्री ऑफिसर है। वो ना सिर्फ बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, बल्कि उसकी पहुंच वहां तक है जहां तक तुम्हारा और मेरा तस्वुर भी नहीं जा सकता। तुम जानते हो कल जिन लोगों ने उसे बचाया वो कौन थे? क्रिमिनल थे। वो डार्क वेब्स के दुनिया के सबसे खतरनाक थे, जिन तक पुलिस के हाथ तो दूर की बात, जिनके नाम तक पोशीदा हैं। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है उसने कल कुछ ज़्यादा ही पी लिया, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। अनीस मलिक ने हाथ को झटकते हुए अबरार बुगटी को देखकर लापरवाही से कहा। वो बहुत बड़ा माफियाडान है, इनफैक्ट वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। रियाज बेग ने दांत पीसे। क्या बकवास है यार, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, हम सब जानते हैं। अबरार बुगटी ने नागवारी से बुखलाए हुए रियाज बेग को घूरते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सुन लो तुमसे। रियाज बेग बुखलाए हुए अंदाज में कहकर कुर्सी पर बैठा। जब सबके फ़ोन पर भैया के वक्त एक मैसेज आया था, सब ने एक दूसरे को देखा और फिर अपना फ़ोन उठाया, जिस पर एक अननोन विजुअल नंबर से एक लिंक फॉरवर्ड किया गया था। इसे मत खोलना, मैं कह रहा हूँ, ये उस हैकर का काम है।
रियाज बेग ने घबराते हुए फ़ोन टेबल पर रखा, जबकि मलिक अनीस ने मुंह बनाते हुए लिंक पर क्लिक किया। उसके फ़ोन पर एक अननोन वेबसाइट ओपन होती। एक दर्दनाक चीख की आवाज़ फ़ोन से सुनाई। सब अपनी जगह से उठे थे। अनीस मलिक का चेहरा झाँझ पड़ा था। वो कांपते हुए हाथों के साथ फ़ोन को टेबल के बीचों बीच रख चुका था। सबकी नज़रें फ़ोन पर पड़ी थी, जिस पर एक जहन को शल कर देने वाली लाइव वीडियो चल रही थी। स्क्रीन की साइड पर स्पीड में कोड्स दौड़ रहे थे। ये डार्क वेबसाइट है, तुमने उसे ओपन क्यों किया है? अबरार बुगटी ने वो खुला कर कहा, जबकि अनीस मलिक तो अपने आदमी को पहचान कर ही मार देने के दम पर था, जो उसे कुर्सी से जंजीरों से बंधा हुआ था। दो काले होट्स में मलबूस कद्दावर आदमी उसके पास खड़े थे। एक की स्क्रीन की तरफ पुश थी, जबकि दूसरा पीछे खड़ा ब्लेड्स तेज कर रहा था। उसकी कलाई पर एक बिच्छू का टैटू था। वो शख्स उसके सामने छोटे से स्टूल पर मुख्तलिफ असाम के औजार रख रहा था, जबकि दूसरा शख्स उन औजारों को हाथ में लेकर उनका मुआयना कर रहा था। कुर्सी पर बंधा आदमी थर थर काँप रहा था। अफसोस, तुम जैसे दो कोड़ी के समझते हो कि तुम जब जो करना चाहो कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पहला शख्स औजार वापस रखता, स्क्रीन की तरफ मुड़ता करख्त आवाज़ में बोला था। सभी चौंके थे। उसकी आवाज़ में एक रोब था, तुम लोगों के पास सिर्फ एक हफ्ता है। इस दौरान में मेरी जो मांगियाँ पूरी करो, वरना जो हाल अब इस कम ज़ात का होना है वो तुम सबका होगा। वो कहकर ब्लेड उठाता हुआ कुर्सी पर बंधे आदमी के हाथों पर और बाजू पर ब्लेड से कट लगाने लगा। इस वक्त जितने लोग भी मीटिंग रूम में मौजूद थे, सब ने दहशत से आंखें फेरी थी। उस शख्स की दर्दनाक चीखें उनके कानों में चुभ रही थी। एक चाकू उठाता हुआ वो शख्स उसे स्क्रीन की जानिब कर चुका था। जब डरते हुए उस चाकू को देखा था, जो फ्लिट नहीं था बल्कि आड़ा तिरछा था, जिसकी कई नोकें थीं। एक ही झटके के साथ उस शख्स ने उस आदमी की उंगलियां काटी थीं, जैसे वो कोई गोश्त का टुकड़ा हो। अनीस मलिक ने फ़ोन को दूर फेंका था, जिसकी स्क्रीन टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। मीटिंग रूम में बहुत सी खामोशी फैली थी। किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। हेलो मैक्स, क्या काम हो गया? वो पीछे देखता जहाँ वो सुकून से सोई थी संजीदगी से बोला था। और फ्लाइट की टिकट बुक कर दी तुमने? कितने बजे की फ़्लाइट है? वो विंडो के गिलास पर हाथ रखते हुए सपाट लहजे में इस्तफसार कर रहा था। जब उसकी आवाज़ सुनकर आशिक ने आंखें खोली थी। वो गिलास विंडो में खड़ा संजीदगी से किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। आशिक ने ब्लैंकेट हटाया तो वो सुर्ख पड़ी। उसकी शर्ट और ट्राउज़र में थी। शर्म से सुर्ख पड़ती वो ब्लैंकेट से निकलने का इरादा तर्क कर गई। कल रात के ख्यालात आते ही उसकी गाल सुर्ख पड़े। वो संजीदगी से पीछे मुड़ा था। वो फ़ौरन नज़रें झुका गई थी। आप उठ गए, तैयार हो गए, ब्रेकफास्ट रेडी है। उसे दूर से ही देखता वो संजीदगी से कहकर कमरे से निकल गया। आशिक ने हैरानी से उसे देखा था। इतना साद लहजा क्यों था उसका? वो जल्दी से उठकर उसके पीछे गई थी। क्या हुआ है आपको शीरी? उसका हाथ पकड़ती वो उसे पूरा महर रोक चुकी थी। उसने करख्त नज़रों से उसे देखा और अपना हाथ पीछे किया था। आशिक के लबों से मुस्कान एक ही पल में गायब हुई थी। मैंने कहा आप फ़ौरन रेडी हो जाएं, हम निकल रहे हैं यहाँ से। वो सादे लहजे में कहता हुआ उसे देख गया, जो उसके उखड़े लहजे पर टूट गई थी। लेकिन आप ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर रहे हैं? हमारे साथ कोई गलती हुई है हमसे? उसकी तरफ मुहब्बत से देखती बोली, फॉर गार्ड से आशिक, मेरे सर में पहले बहुत दर्द है, जितना कहा है इतना करें और पैकिंग करें। 1 घंटे में हम निकल रहे हैं। उसे सख्ती से कहता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। आशिक ने लाभ भेज कर उसका तब तक नज़रों से ताक़ुब किया जब तक वो अपने कमरे तक ना पहुंचा। दरवाज़ा उसने सख्ती से बंद किया था। आशिक उदास चेहरे के साथ अपने कमरे में आई और वार्डरोब से कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चली गई। कमरे में आकर उसने सख्ती से दीवार पर हाथ की मुट्ठी बनाकर पंच मारा था। एक पेंटिंग करची करची होकर नीचे गिरी, साथ ही उसके टुकड़े उसके हाथ में धंस गए। उसकी नीली आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे। दीवार से सर टिकाता वो दूसरी मुट्ठी भी दीवार पर मार गया। आई एम सॉरी एंजल, आंखें मिचता वो गंभीर आवाज़ में बोला था। वो फ्रेश होकर किचन में ब्रेकफास्ट करके उठी थी जब उसका बैग, जिसमें उसने कुछ देर पहले पैकिंग की थी, लेकर नीचे आया था। हम कहाँ जा रहे हैं श्री? और आपका बैग कहाँ है? वो हाथ साफ करती उसके पास रुकती बोली थी, हम नहीं, सिर्फ आप। वो नज़रें फेरता संजीदगी से बोला। आशिक ने बेयकीनी से उसे देखा था। क्या आप कल रात की वजह से हमसे नाराज़ हैं? वो उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए आंसू से भरी आंखों से उसे देखते हुए पूछने लगी, कब ख़त्म होगा आपका ये बचपना? मैं तंग आ गया आपसे। आशिक, हर वक्त बचपना क्या, दिमाग ख़राब है आपका? अपना हाथ झटकता हुआ पीछे हटते उस पर चिल्लाया। आशिक ने झुरझुरी लेते हुए खौफ से आंखें बंद की थी। शाबिर का दिल धड़कना भूल चुका था। वो तो ऐसे लहजों से उससे बात ही नहीं करता था, ना ही वो सख्त लहजों की आदी थी। सर, टाइम होने वाला फ़्लाइट का। मैक्स पुर्च में दाखिल होता हुआ बोला था।
दोनों ने उसे देखा था। हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, आप नाराज़ होने हमसे, लेकिन हमें खुद से दूर मत भेजें। उसका बाजू थामती रेंगती हुई आवाज़ में बोली। शावी ने चेहरे का रुख फिर कर आंखें मीची थी। मैक्स ने सपाट नजर से उसे देखा। कितना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। आप मजाक करने शरी, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें खुद से अलग मत करें, हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे, हमें खुद से अलग मत करें, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके बगैर नहीं रह सकते, हम कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे। वो रोती हुई उसका हाथ पकड़ती बोली। मैक्स ले जाओ अशीक को। वो पीछे हटता हुआ करख्त लहजे में बोला। प्लीज़ हमें मुआफ़ कर दे, हम आइंदा आपके पास भी नहीं आएंगे, कभी नाराज़ नहीं करेंगे, ऐसा मत करें श्री। वो हाथ जोड़ती हुई उसके सामने, उसके बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ था, जब्त की आखिरी हदूद में था। वो मुट्ठी भींजे उसने मैक्स को देखा था। प्लीज़ भाभी चलें आप मेरे साथ। मैक्स आगे आता हुआ नरमी से बोला। अशीक ने उसका हाथ झटका था। आप यही सजा देंगे हमें, कल रात तक आप हमसे मोहब्बत के दावे कर रहे थे और आज आप हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर ऐसे कहीं भी फेंक देना चाहते हैं। वो चीखी थी, उसकी आवाज़ में बेहद करब था। हाँ दिल भर गया है मेरा। वो दिल पर पत्थर रखते हुए धीमे लहजे में बोला। अशीक ने डूबती नज़रों से उसे देखा। वो बेजान सी हुई थी या फिर वो सोच रही थी। उसने ठीक से नहीं सुना। मजाक कर रहे हैं ना आप? वो बेजान लहजे में बोली। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, दिल भर गया मेरा आपसे, मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ आपसे। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए संजीदगी से बोला। वो सुर्खी महल आंखों से उसे देखते हुए उसके पास आई थी। चटाक एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार चुकी थी। वो सर्द आह भरते हुए लापरवाही से उसे देखते हुए पीछे हटा था। आप जैसे शख्स से मोहब्बत करना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। यकीन नहीं आ रहा आप ये कह रहे हैं। वो हाथ की पोश से आंसू साफ करती हुई पीछे हटी थी। मैक्स ने साधनत से शाहवीर को देखा, जो दीवार से पोश लगाता हुआ बेजान नज़रों से उसे देख रहा था, जो अपना बैग थामे आगे बढ़ गई थी। दुनिया के किसी भी कोने में पड़े रहेंगे हम, लेकिन खुदा से यही दुआ करें ज़िंदगी में कभी भी आप हमारी नज़रों के सामने ना आए। वो उसे देखती पलट कर नफरत से कहती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। मैक्स लाभ भीनता हुआ उसके पीछे चला गया था। शाहवीर ने सर आह भरते उसे गाड़ी में बैठते हुए देखा था। कुछ ही सेकंड में वो उसे बहुत दूर चली गई थी, बहुत दूर।